नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को झुकाने का सपना बुरी तरह टूटता नजर आ रहा है। अब खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान में रिजीम चेंज करना नामुमकिन है। ऐसे में बौखलाए ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा सरेंडर करने का दबाव बनाया है। खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस भी ईरान में उतार सकता है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हर हमले का करारा जवाब देगा। उसकी तरफ से इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले भी किए गए और अब ईरान के समर्थन में तमाम देशों में प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों की जांच की मांग उठ रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान जंग में अमेरिका ने किया युद्ध अपराध। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान में जंग शुरू कर अमेरिका ने चीन को दे दिया बड़ा मौका। अंतरिक्ष से अमेरिकी सेना पर नजर रख रहा चीन। ग्लोबल टकराव में अमेरिका को होगा बड़ा नुकसान। नेपाल में कुछ ही घंटों में आ जाएंगे आम चुनाव के नतीजे। अंतिम स्टेज पर काउंटिंग प्रक्रिया। बालेन शाह का पीएम बनना तय। पूर्व पीएम ओली को मिली करारी हार। पाकिस्तान में बड़े आंदोलन की आहट। पूर्व पीएम इमरान की पार्टी के 47 नेताओं को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। 9 मई की हिंसा पर दिया एक तरफा फैसला। और चलते चलते में देखेंगे कहानी नमक के शहर की। जमीन से 1000 फीट नीचे बसा एक जादुई संसार। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रमजान में अलग-सा मस्जिद 8वें दिन भी बंद। ओआईसी की इजरायल को चेतावनी। कहा यह पूजा की स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन और मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाला। ईरान जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन में बढ़ा तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर पर साधा निशाना। कहा हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। ईरान से जंग के बीच फलस्तीन में भी इजरायल के हमले जारी। वेस्ट बैंक में हुए हमलों में पिता और बेटी की मौत। फलस्तीन का नाम नक्शे से मिटाने की कोशिश में जुटा इजरायल। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अमेरिकी दूतावास के पास जोरदार धमाका। धुएं का उठा गुबार, मचा हड़कंप। धमाके की वजह की हो रही जांच। तो मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। अब अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया वायनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। तेहरान और एल्बोर्ज में हुए इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो हर हमले का सामना करने के लिए तैयार है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी का कहना है कि देश की सेनाएं मौजूदा रफ्तार से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ 6 महीने तक तीव्र युद्ध लड़ सकती हैं। ईरान ने अब तक पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आने वाले दिनों में वो उन्नत और कम इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल करेगा। ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं। इजरायल के साथ साथ खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलों का कहर बरस रहा है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि ईरान के ड्रोन हमले से वहां के एक पानी के ट्रीटमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जितना झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी ही मजबूती से दोबारा सामने आ रहा है। ऐसे में ट्रंप की झल्लाहट भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने एक बार फिर ईरान को सरेंडर करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले। इसका मतलब है कि ईरान लड़ाई जारी रखने की स्थिति में ही ना रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दे। या तो ईरान खुद सरेंडर करे या उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर कर दी जाए कि वो लड़ने के लायक ही ना बचे। खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिका अब ईरान में स्पेशल फोर्सेस उतारने की तैयारी कर रहा है। एक्सियोस न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ईरान के बहुत एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को जब्त करने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के परमाणु स्टॉक को तबाह करने के लिए अमेरिका की तमाम कोशिशें फेल हो जाने के बाद अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा। ऐसे में क्या स्पेशल फोर्सेस इसमें कामयाब हो पाएंगी? इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमारे बलों ने ईरान के इस्फहान में एक हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए, जिसमें कई F-14 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए।
इसके अलावा इजरायली वायुसेना के विमानों के लिए खतरा पैदा करने वाले पहचान प्रणालियों और एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी हमला किया गया है। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है। ऐसे में जिस तरह अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका डर भी साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे जैसे ये जंग और तेज होती जा रही है, अमेरिका के फैसलों पर सवाल भी गहराते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान में गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी हमले को लेकर पूरी दुनिया में आक्रोश नजर आ रहा है। इस हमले की जांच की मांग उठ रही है। मानवाधिकार संगठनों ने तो इसे युद्ध अपराध ही घोषित कर दिया है। आप जानते हैं कि जंग के पहले ही दिन अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों के एक स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 165 से ज्यादा बच्चियों की जान चली गई थी। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने इसे बच्चों और शिक्षण कर्मचारियों जैसे संरक्षित व्यक्तियों पर हमला और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। यानी इस जंग को लेकर अमेरिका बुरी तरह फंसता जा रहा है। इस बीच अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका के नेतृत्व में ईरान पर बड़ा जमीनी हमला भी किया जाए तो भी वहां की मौजूदा सरकार को हटाना आसान नहीं होगा। अगर मौजूदा सरकार कमजोर भी होती है तो भी देश की बिखरी हुई विपक्षी ताकतों के सत्ता संभालने की संभावना कम ही मानी जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इसकी जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों ने इस बात पर भी संदेह जताया कि यह युद्ध 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो सकता है। यानी इसके लंबा चलने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस जंग को लेकर चिंतित है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका ने ईरान में जंग छेड़कर चीन को बड़ा मौका दे दिया है। तो अमेरिका और चीन के बीच जो भयानक जंग छिड़ी हुई है वो फिलहाल शांत होती नहीं दिख रही। अमेरिका दुनिया में सुपर पावर का दर्जा लेकर बैठा हुआ है और चीन उसके इस दर्जे को छीनने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि हर मोर्चे पर वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ऐसे में अब जब ईरान में जंग छिड़ गई है और ये वो जंग है जिसे अमेरिका ने शुरू किया है, तो चीन को एक बड़ा मौका मिल गया है अमेरिका के खिलाफ खुद को और मजबूत बनाने का। इस जंग में चीन पूरी तरह ईरान की मदद कर रहा है, चाहे वो अमेरिका को चेतावनियां देना हो या ईरान को हथियारों की सप्लाई। चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ईरान को सपोर्ट करने की। उसने साफ कर दिया है कि ईरान में रिजीम चेंज की साजिशें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। यानी ईरान जंग में तो चीन अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा ही रहा है, इसके साथ ही वो अमेरिका को आगे एक और बड़ा झटका देने की भी तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनसे यह साफ हो गया है कि इस जंग में चीन अमेरिका के एक एक कदम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। चीनी सैटेलाइट्स दिन रात अमेरिकी मिलिट्री की एक एक हरकत को 4K वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हैं। अमेरिकी सेना की हर हरकत, उनके जहाजों की पोजीशन, उनके हथियारों की ताकत, रिफ्यूलिंग से लेकर मिसाइल डिफेंस के रिएक्शन टाइम तक चीन अमेरिका की पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन की डिटेल्स नोट कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका की मिलिट्री डॉक्ट्रिन की एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर ली है। यह डेटा भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े ग्लोबल टकराव में चीन के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है। चीन फिलहाल कम से कम 3 ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक जिलिन 1 नक्षत्र है, जो 4K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चर करने में भी सक्षम है। यानी आने वाले वक्त में अगर अमेरिका और चीन आमने सामने होते हैं, जिसकी पूरी संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और ताइवान जो अभी से अमेरिका के हथियारों पर निर्भर है, जंग में भी उसे अमेरिका से मदद मिलनी तय है। ऐसे में चीन और अमेरिका में भी टकराव हो सकता है। लेकिन ईरान जंग के बाद शायद अमेरिका चीन का मुकाबला करने में उतना सक्षम नहीं रह जाएगा जितने की उसे उम्मीद है, क्योंकि पहला तो इस जंग में उसके हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन ने जो डेटा इकट्ठा किया है उसका भी फायदा उसे मिलेगा। यानी अमेरिका के हर कदम के लिए चीन पहले से ही तैयार बैठा होगा। चीन की बढ़ती तैयारी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेपाल में चुनाव की। तो नेपाल में आम चुनाव की काउंटिंग अब अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनमें नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP के नेता बालेन शाह ने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके KP शर्मा ओली को भारी मतों से हरा दिया है। इसके साथ ही RSP देश में अगली सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। KP ओली की हार और बालेन शाह की जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह युवाओं के आंदोलन को माना जा रहा है।
आप जानते हैं कि बीते साल नेपाल में युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था और उन्हें इस प्रदर्शन में बालेन शाह की तरफ से पूरा समर्थन भी मिला। इस दौरान नेपाल के युवा देश से परिवारवाद को खत्म करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, जिसे दुनिया जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से जानती है। इस प्रोटेस्ट की वजह से केपी ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद ये नेपाल का पहला आम चुनाव हो रहा है। ऐसे में पहले से ही तय माना जा रहा था कि इस चुनाव में ओली की हार होनी है, लेकिन जनता ने उनकी पार्टी को भी नकार दिया है। ओली की सीपीएन यूएमएल से ज्यादा समर्थन तो नेपाली कांग्रेस को मिला है, जिसमें चुनाव से ठीक पहले दो फाड़ हो गई थी। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो अब तक के नतीजों के मुताबिक बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 112 सीटों पर उसे जीत भी मिल गई है। वहीं दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस आई है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा की पार्टी 16 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 1 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इसके बाद पूर्व पीएम केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीएन यूएमएल 7 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पूर्व पीएम पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर पार्टी के खाते में अभी तक 5 सीटें ही आई हैं और वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा चुकी हैं और 2 पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि नेपाल के संसद के निचले सदन में 275 सीटें हैं, जिनमें 165 पर चुनाव होते हैं और 110 सीटों पर समानुपातिक प्रणाली से सदस्यों का चुनाव होता है। यानी बहुमत के लिए कुल 138 सदस्यों की जरूरत होती है और डायरेक्ट चुनाव में ही बालेन शाह की आरएसपी को 125 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में समानुपातिक प्रणाली से चुनाव में भी उन्हें अच्छी संख्या में वोट मिलना तय है, जिससे साफ हो गया है कि 4 साल पहले अस्तित्व में आई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल की सत्ता पर काबिज होने वाली है और बालेन शाह देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल नतीजे आने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ जारी कार्रवाई की। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पहले से ही कई आरोपों के तहत जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है। इमरान के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर पहले से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके समर्थकों और परिवार वालों का आरोप है कि सरकार और सेना मिलकर इमरान के खिलाफ साजिश रच रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठ रही है कि इमरान खान को उचित कानूनी मदद दी जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार के एक्शंस नहीं रुक रहे, बल्कि अब वो इमरान के समर्थकों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाए हुए है। खबर यह आ रही है कि अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के 47 नेताओं और समर्थकों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और यही नहीं, हर आरोपी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 9 मई 2023 को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े मामले में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि कोर्ट का यह फैसला आरोपियों की गैर मौजूदगी में आया है, यानी उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष भी नहीं रखा, कोई दलील नहीं दी गई और कोर्ट की तरफ से एक तरफा फैसला सुना दिया गया। वजह यह बताई जा रही है कि बार बार बुलाए जाने के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए उनकी दलीलें सुने बिना ही कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में अंदरूनी टकराव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल 2023 में पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए जाने पर उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क पड़ा और उन्होंने 9 मई को प्रदर्शन का आह्वान किया। देश भर में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए, जो कई जगह हिंसक हो गए और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने रावलपिंडी स्थित सेना के जनरल मुख्यालय यानी जीएचक्यू में घुसने की भी कोशिश की। इस दौरान कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और अब इस मामले को इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में पाकिस्तान में एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। इस कार्रवाई से इमरान समर्थकों का गुस्सा और भड़क सकता है, जो शहबाज सरकार पर भारी भी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे नमक के शहर की। तो क्या आप किसी ऐसे शहर की कल्पना कर सकते हैं जहां की दीवारें ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि नमक के बड़े बड़े ढेलों से बनी हो, जहां आप अपनी उंगली से दीवार को छुएं और उसे चखें तो जबान पर खारापन आ जाए। जी हां, ये महज एक कल्पना नहीं बल्कि ये पोलैंड के वियलिच का सॉल्ट माइन की हकीकत है, जिसे दुनिया सिटी ऑफ व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोने का शहर कहती है। जमीन से लगभग 1000 फीट नीचे बसा ये शहर 13वीं शताब्दी से आज तक अपनी कहानी कह रहा है।
जब आप लकड़ी की लगभग 800 सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचते हैं तो एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। यहां 287 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जिसमें 9 मंजिलें हैं। और ताजुब की बात तो यह है कि पर्यटक इस शहर का सिर्फ 2% हिस्सा ही देख पाते हैं। इस शहर की एक और पहचान है जिसे चैपल ऑफ सेंट किंग कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत चर्च है। यहाँ के फर्श से लेकर छत से लटके झूमर तक सब कुछ नमक के क्रिस्टल से बना है। झूमर को देखकर लगता है कि वो कांच के हैं, पर असल में तो वो नमक के बने हुए हैं। दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां इतनी बारीक हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि खदान में काम करने वाले साधारण से मजदूरों ने बनाई है। और एक और खास बात यह है कि यहाँ की हवा किसी दवा से कम नहीं है, क्योंकि नमक के सूक्ष्म कणों की वजह से यहाँ की हवा बैक्टीरिया फ्री होती है। दमा और एलर्जी के मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं, जिसे हेलोथेरेपी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की खारी झीलों में आप डेड सी की तरह बिना डूबे तैर सकते हैं। आज यहाँ शादियां और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स का आयोजन होता है। इन हालात में इसे पानी न छू जाए, कहीं से भी इसमें नमी ना आ जाए, इसे लेकर भी काफी चौकन्ना रहा जाता है। अगर आप अलग अलग जगह घूमने के शौकीन हैं और आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है तो ये शहर आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।